ध्यान से समझना चीजों के लिए। तीन टाइप्स है यहाँ पर। पहला है ब्रिटिश गवर्नर, फिर है गवर्नर जनरल और फिर है वाइसरॉय। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नर की, ब्रिटिश गवर्नर कौन होता था तो इसको ध्यान से समझना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था कि नहीं? और 1757 के बाद से ही ये वाला जो पूरा इलाका है जिसको हम क्या बोलते थे, बंगाल, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल था, इस पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों की हुकूमत स्थापित हो चुकी थी। इसलिए बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था जहां पर अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रभुत्व था। एक तो राजस्व भी सर्वाधिक था बंगाल क्षेत्र का, ठीक है, और 3 प्रेसिडेंसियां थी अंग्रेजों की। एक्चुअली कौन कौन सी थी? एक तो हो गई है बंबई प्रेसिडेंसी, उसके बाद हो गई मद्रास प्रेसिडेंसी और ये बंगाल प्रेसिडेंसी। लेकिन 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, इसके बाद से बंगाल पर प्रभुत्वशाली हो चुके थे कौन? अंग्रेज। तो उस बंगाल स्टेट को संचालित करने के लिए सबसे पहले अंग्रेजों ने वहां पर एक गवर्नर की नियुक्ति करी और इस प्रकार से लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर हुए। ठीक है, धीरे धीरे बंबई प्रेसिडेंसी का सृजन हुआ और मद्रास प्रेसिडेंसी का भी सृजन हुआ। बंबई प्रेसिडेंसी का अपना एक अलग गवर्नर होता था और मद्रास प्रेसिडेंसी का अपना अलग गवर्नर होता था, बंगाल का अलग। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर होते थे। लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर, किसका समय आया बेटा? लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर एक कानून आया और उस कानून के तहत हुआ क्या कि तीनों प्रेसिडेंसियों को एक साथ मर्ज कर दिया गया और बंगाल का जो गवर्नर था, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बंगाल का जो गवर्नर था वही कन्वर्ट कर दिया गया भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, और इस प्रकार से लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, इसके पहले भी एक चेंज हुआ था। इसके पहले एक और चेंज क्या हुआ था कि पहला गवर्नर तो कौन हो गया? लॉर्ड क्लाइव। फिर बंगाल का गवर्नर हुआ कौन? क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को कन्वर्ट कर दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल में। बंगाल का गवर्नर किस में कन्वर्ट हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। ठीक है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया। कैसे बढ़ गया कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास और बंगाल, ये तीनों प्रेसिडेंसी किसके अधीन कर दी गई? बंगाल प्रेसिडेंसी के। ठीक है, फिर धीरे धीरे इन तीनों प्रेसिडेंसियों के अतिरिक्त भी अंग्रेजों का जो साम्राज्य था वो और बढ़ता चला गया। बढ़ता चला गया कि नहीं? तो फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया क्या? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, फिर हुई क्या? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद भारत के गवर्नर जनरल को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? वाइसरॉय में। पहले भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था ये एक स्वतंत्र पद होता था। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के
परिप्रेक्ष्य में जो भी निर्णय लेने होते थे ये स्वतंत्र था उन निर्णयों को लेने में, ठीक है। लेकिन वाइसरॉय ब्रिटेन की संसद के अधीन हो गया था, इसलिए वाइसरॉय छोटा पद हुआ और गवर्नर जनरल एक बड़ा पद था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद पूरी हुकूमत किसके अधीन हो गई थी? ब्रिटेन की संसद के अधीन। इसको एक बार और अपन रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें किसकी? लॉर्ड क्लाइव की। तो लॉर्ड क्लाइव कौन हुआ? बंगाल का गवर्नर, बस बंगाल का गवर्नर, ठीक है। कौन है बेटा? लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर एक कानून आया था, कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका नाम ही क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट का अर्थ है टू मेंटेन द रेगुलेशन ऑन ऑल द एम्पायर विच इज अंडर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी, ठीक है। अंग्रेजी हुकूमत के अधीन जितना भी साम्राज्य है उस पर कंट्रोल स्थापित करना, ठीक है। इसीलिए बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई थी, इसलिए बंगाल का गवर्नर अब कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले सिर्फ गवर्नर शब्द यूज होता था, अब यूज होने लगा क्या? गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके अधीन कौन सी प्रेसिडेंसी आ गई? बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। और इसको सुशोभित करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पद पहली बार किसको मिला? वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए, ठीक है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें। किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की अपन बात करें। विलियम बेंटिक का जो टाइम पीरियड था, इस समय अंग्रेजी साम्राज्य का जो क्षेत्र था ये बंबई, बंगाल और मद्रास के अतिरिक्त और भी क्षेत्रों तक फैल चुका था। मतलब लगभग उस समय का 67% भारत किसके अधीन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। अब अंग्रेजी सरकार एक और कानून लेकर आती है और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। और इस प्रकार इस पद को सुशोभित करने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ऐसे बंगाल का गवर्नर जनरल कन्वर्ट होता है भारत के गवर्नर जनरल में। इसके बाद हुई 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति के उपद्रव को शांत करने के लिए क्या हुआ? भारत के गवर्नर जनरल का ये जो पद है ये समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ और यही पद कन्वर्ट हो गया किसमें? वाइसरॉय में। जबकि वाइसरॉय एक पद होता था कर्मचारी वर्ग का और गवर्नर जनरल अपने आप में स्वतंत्र होता था। और यह परिवर्तन किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। किसके समय यह परिवर्तन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। इसीलिए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय कौन हुए बेटा? कैनिंग, ठीक है। फिर जब भारत को आजादी मिली तो उस समय वाइसरॉय का पद समाप्त हुआ, ठीक है। और वाइसरॉय का पद समाप्त होने के बाद यही पद कन्वर्ट हो गया किसमें? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। और इस पद को सुशोभित किया किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। यह हम बात बता रहे हैं आपको 1947 की। अंग्रेजी हुकूमत समाप्त हो गई, लेकिन कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल के पद पर बैठे रहे कौन? माउंटबेटन। फिर जब माउंटबेटन चले गए
तो भारत के गवर्नर जनरल, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तो भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे सी राजगोपालाचारी। इसीलिए इकलौते भारतीय वाइसरॉय कौन माने जाते हैं? सी राजगोपालाचारी। उसके बाद संविधान लागू हुआ तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बन गए क्या? राष्ट्रपति। और वाइसरॉय का पद ही या गवर्नर जनरल का पद ही पूरे तरीके से समाप्त हो गया। तो समय समय पर बहुत से वाइसरॉय आए, गवर्नर जनरल आए, गवर्नर आए और उन्होंने अपनी अपनी पॉलिसीज भारत में लागू करी। तो कौन कौन सी पॉलिसीज इनके द्वारा लागू की गई है और किस प्रकार से इन्होंने परिवर्तन लाया है भारत की एडमिनिस्ट्रेशन में, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग हम आज की तारीख में किस प्रकार से करते हैं, वो चीजें हमको यहां पर सीखना है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम बंगाल में प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 के पश्चात हुई। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज प्रभुत्वशाली हो गए थे। कहां पर? बंगाल में। और वहीं पर धीरे धीरे हुकूमत बढ़ने लगी थी किसकी? अंग्रेजों की। प्लासी युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव था। प्लासी के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी युद्ध की सफलता में रॉबर्ट क्लाइव की महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका रही। बंगाल विजय के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। क्लियर है? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल स्टेट किसकी हो गई? अंग्रेजों की। नो डाउट के सिराजुद्दौला वगैरह शासन कर रहे थे, तो कुछ समय के लिए मतलब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन रहा। प्रशासन का कुछ हिस्सा बंगाल के नवाब के पास था, लेकिन दीवानी से संबंधित पूरा जो काम था वो अंग्रेजों के पास था। राजस्व से संबंधित पूरा कार्य किसके पास था? अंग्रेजों के पास। यहीं से भारत में अंग्रेजी शासन की नींव मजबूत हुई। जैसे ही बंगाल किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को, वैसे ही नींव मजबूत हुई किसकी? अंग्रेजी शासन की। कहां पर? भारत में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं किसे? रॉबर्ट क्लाइव के लिए। तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना सर्वप्रथम प्लासी युद्ध के पश्चात हुई। कब हुआ था ये? 1757 में। ठीक है। प्लासी युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजों का प्रमुख ड्रैग था। मतलब बंगाल में जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का प्रमुख या प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? कैप्टन ड्रैग। ठीक है। परंतु प्लासी का जो युद्ध हो रहा था उसमें सेनापति के तौर पर कौन शामिल था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव की निर्णायक भूमिका रही किसमें? प्लासी के युद्ध में। बंगाल विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इसके दो कार्यकाल थे। पहला कार्यकाल था 1757 से 1760 का, और फिर दूसरा कार्यकाल था इसका 1765 से 1767 तक। क्योंकि बेटा क्लाइव तो 1760 में चला गया था, और क्लाइव जैसे ही अपना पद छोड़ता है वैसे ही अराजकता विद्यमान हो जाती है पूरे बंगाल में। इसीलिए 1764 में लड़ा जाता है कौन सा? बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध में फिर से विजयी हुए कौन? अंग्रेज। इसलिए क्लाइव को वापस बुला लिया, क्योंकि उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक अंग्रेजी सरकार को मिला नहीं था। इसलिए दो कार्यकाल है क्लाइव के। एक है कब से कब तक? 1757 से 1760 तक, और दूसरा है 1765 से 1767 तक। क्लाइव के जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1725 में हुआ था। कहां? इंग्लैंड में। प्रारंभ में 1742 में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक साधारण क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था। क्लर्क समझते हो? जो लिखा पढ़ी का कार्य करते हैं, एक नॉर्मल क्लर्क के रूप में इसकी भर्ती ईस्ट इंडिया कंपनी में हुई थी। लेकिन अद्वितीय क्षमताओं का धनी था कौन? क्लाइव। दक्षिण भारत में इसकी पोस्टिंग थी।
और वहां पर फ्रांसीसी कंपनी से लगातार युद्ध होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। जब फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की बस्तियां लूट ली थी तब क्लाइव ने ही सजेशन दिया था कि फ्रांसीसी हुकूमत का जो क्षेत्र है अरकाट का घेरा डाल दिया जाए, और अरकाट का घेरा डालने पर ही फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की बस्तियों को छोड़ा था। और ये सजेशन किसने दिया था? क्लाइव ने। तब से ईस्ट इंडिया कंपनी के कहना चाहिए नजरों में छा गया था कौन? क्लाइव। ठीक है, अरकाट एक इलाका था दक्षिण भारत में जहां फ्रांसीसी रहा करते थे। बाद में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहलाया कौन? क्लाइव। सोचो, एक नॉर्मल क्लर्क था और आज हम उसको भारत में अंग्रेजी हुकूमत का संस्थापक मानते हैं। ये होती हैं क्या? अद्वितीय प्रतिभाएं। अब क्लाइव के शासनकाल कितने भागों में है? 2 भागों में विभाजित है। पहला 1757 से 1760, और ये कब हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का पहला गवर्नर बना कौन? क्लाइव। कितना कार्यकाल कंप्लीट किया इसने? 3 साल का, 1757 से 1760। उसके बाद चला गया। फिर बहुत सारे थोड़े से टाइम पीरियड के लिए बंगाल में गवर्नर आते रहे। ठीक है, द्वितीय कालखंड की बात करें तो कौन सा युद्ध हुआ 1764 में? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद फिर से आ गया था कौन? क्लाइव। और तब इसका टाइम पीरियड रहा 1765 से 1767, 2 साल का। क्लियर है बेटा इतना? इस स्लाइड में कोई दिक्कत? एक पॉइंट समझ में आया? अब प्रथम कालखंड की प्रमुख घटना क्लाइव की, कब से कब तक है प्रथम कालखंड? 1757 से 1760। 1751 में प्रथम अरकाट का घेरा डाला, जब ये दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक क्लर्क हुआ करता था। इसमें फ्रांसीसियों की योजना विफल की और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया। किसे बनाया गया कर्नाटक का नवाब? मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। ठीक है, फ्रांसीसियों की योजनाओं पर पानी फेर दिया और तब से ये कंपनी की आंखों में चमकने लगा। 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर विजय प्राप्त की गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो सिराजुद्दौला पराजित हुआ और क्लाइव का जो सबसे प्रिय था मीर जाफर, उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो कहना चाहिए कि राजा भी किसका? क्लाइव का। आधा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास? क्लाइव के पास। और आधा एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास? मीर जाफर के पास। 1757 में मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र अली गौहर ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सहायता से बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, परंतु क्लाइव के सम्मुख उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई और वहां वापस लौट गया, क्योंकि इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का ही ज्येष्ठ पुत्र था कौन? अली गौहर। ठीक है, अब देखना, यहां पर है बेटा क्या? दिल्ली, और यहां पर है अवध, आज का लखनऊ का क्षेत्र। दिल्ली थी मुगलों की और अवध का नवाब इस समय कौन था? शुजाउद्दौला। तो दोनों ने सोचा कि जो बंगाल है वो नई स्टेट बनी है और उस पर हुकूमत किसकी है? क्लाइव की। ये हम लोगों को या हम लोगों के आक्रमण से नहीं बच पाएगा। तो दिल्ली और अवध ने टाई अप किया और आक्रमण कर दिया किस पर? बंगाल पर। लेकिन क्लाइव इतना सुदृढ़ था कि मुगल बादशाह का पुत्र कौन? अली गौहर, और अवध का नवाब कौन? शुजाउद्दौला, वो बंगाल छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि वो क्लाइव का सामना नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इतना दृढ़ था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। फिर 25 नवंबर 1759 को अंग्रेज और डचों के बीच बेदारा का युद्ध हुआ। कौन कौन से क्षेत्र?
चंद्रनगर और चिंसोरा के पास में, और इसमें डच पराजित हुए। इस बेदारा के युद्ध के बाद डचों ने भारत ही छोड़ दिया, क्योंकि ये जो बेदारा स्थान है ये डच रहा करते थे, यहीं पर बंगाल प्रेसिडेंसी में ही आता था ये स्थान। तो अंग्रेजों को तो अपना साम्राज्य बढ़ाना था, तो उनका युद्ध हुआ किससे? डचों से। कहां कहां पर लड़ा गया? चंद्रनगर और चिंसोरा, इन दो स्थानों पर। और डच पराजित हुए किससे? अंग्रेजों से, और डच पूरे तरीके से भारत से चले गए। उसके बाद डचों ने कभी भी अपनी कंपनी नहीं खोली, न भारत के साथ व्यापार किया, और उनके व्यापार को भी टेक ओवर कर लिया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और ये सभी चीजों के पीछे दिमाग किसका लग रहा था? क्लाइव का। समझ रहे हो बात के लिए? तो सबसे पहली घटना कौन सी हुई जिससे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चमका? आर्काट का घेरा, और उससे किसको तबाह किया इसने? फ्रांसीसियों को। और कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया? मोहम्मद अली को। उसके बाद प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद ये बन गया बंगाल का गवर्नर। प्लासी का युद्ध हुआ ही है, और उत्तर भारत से आ गए कौन? अली गौहर और शुजाउद्दौला। मुगल्स और अवध ने मिलकर आक्रमण किया, वो आक्रमण भी विफल कर दिया किसने? क्लाइव ने। उसके बाद डचों ने आक्रमण किया, कौन सा युद्ध लड़ा गया? बेदारा का युद्ध। किस सन में? 1759 में। और डचों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया किसने? क्लाइव ने। और उनके पूरे व्यापार पर अपनी हुकूमत स्थापित करी। याद हुए ये पॉइंट्स? अब द्वितीय कालखंड की घटना पढ़े। द्वितीय कालखंड इसका चलता है 1765 से 1767 के बीच में। कब? जब बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के बाद फिर से बुला लिया गया था गवर्नर के रूप में किसे? क्लाइव को। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में। इसके पश्चात क्लाइव पुनः गवर्नर बनकर आया। कब? 1765 में। 1765 में शाह आलम द्वितीय व अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ कौन सी संधि की गई? इलाहाबाद की संधि। क्योंकि बक्सर के युद्ध में इन्हीं लोगों को पराजित किया था किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कौन कौन थे? शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, और अवध का नवाब था कौन? शुजाउद्दौला। इनको पराजित किया गया था किसमें? बक्सर के युद्ध में। और पराजित करने के बाद इनके साथ कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। तो शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद और कड़ा कंपनी को मिल गया। ठीक है। इलाहाबाद क्षेत्र किसका हुआ करता था? मुगलों का। तो मुगल तो पराजित हो गए थे बक्सर के युद्ध में। तो मुगलों का जो इलाका था कौन सा? इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र, वो पूरा किसने अधीन अपने कर लिया? अंग्रेजों ने। अवध के नवाब से दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। दीवानी मतलब कर वसूलने का अधिकार किसने ले लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली किसने? कंपनी ने। अभी तक तो कंपनी सिर्फ प्रभुत्वशाली थी, कहां पर? बंगाल में। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव की इतनी खतरनाक चतुराई थी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया किसने? कंपनी ने। और मुगल बादशाह को मानना पड़ा, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये लोग पराजित हुए थे। तो जो पराजित हुआ है उसे तो बात माननी पड़ेगी। ठीक है। फिर क्लाइव ने बंगाल में इंट्रोड्यूस कर दिया क्या? द्वैध शासन। द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया क्लाइव ने। कहां पर? बंगाल में। क्या होता था द्वैध? अब बंगाल में नवाब भी था, तो ऐसे अधिकार नवाब को दे दिए जहां पर पैसा खर्च होना है, और जहां से राजस्व मिलना है वो अधिकार कंपनी ने अपने पास में रखे। इसको कहा जाता है क्या? द्वैध शासन। तो निजामत मतलब कानून और व्यवस्था बनाने के सारे अधिकार ये किसको मिल गए? नवाब को। कहां का नवाब? बंगाल का। और दीवानी अर्थात राजस्व और कर वसूलने का अधिकार कंपनी ने अपने अधीन कर लिया। समझ रहे हो बात की चालाकी? देखो, जहां से पैसा आना है वो अधिकार क्लाइव ने अपने पास रखे,
और जहां पर खर्चा होना है वो अधिकार किसको दे दिए? बंगाल के नवाब को। 1765 से 1772 तक ये द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में लागू रही आई। कब से कब तक? 1765 से 1772 तक। ये 72 में आ गया था वॉरेन हेस्टिंग्स, और फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस प्रणाली को समाप्त किया था, लेकिन तब तक कंपनी ने अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा कर लिया था। अब क्लाइव की एक और चतुराई है, और वो क्या है कि इसने व्यापार समिति या सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। 10 अगस्त 1765 को व्यापार समिति की स्थापना हुई थी। देखो भाई, तंबाकू, सुपारी, नमक, ये ऐसी चीजें बिकेंगी ही बिकेंगी। बिना नमक का तुम खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। जिसको तंबाकू सुपारी की लत लग गई है, क्या वो बिना तंबाकू सुपारी के रह सकता है? इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीजें तो बिकनी ही बिकनी है। ठीक है, तो नमक, सुपारी और तंबाकू, ये व्यापार पर एकाधिकार कर लिया किसने? किसने? कंपनी ने। किसकी चतुराई से? क्लाइव की। यहां से तो पैसा आना ही आना है। ठीक है, आय का हिस्सा कंपनी कर्मचारियों को दिया जाता था। यहां से सोसाइटी ऑफ ट्रेड से जो भी इनकम होती थी वो कंपनी के कर्मचारियों को हिस्सा मिलता था, ताकि कर्मचारी अच्छे से काम करें, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा शेयर बनेगा किसका? कंपनी के कर्मचारियों का। इसलिए अगर कोई सुपारी व्यापारी है, तंबाकू व्यापारी है, वो अपने निजी तौर पर इन उत्पादों को मार्केट में बेच रहा है, तो कंपनी के कर्मचारी उस पर कार्यवाही करें, क्योंकि तुम जैसे तंबाकू के कर्मचारी हो, ठीक है, व्यापारी हो, तो तुम मार्केट में नहीं बेच सकते उसको। वो तुम्हें सबसे पहले बेचना पड़ेगा किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेज उसे मार्केट में बेचेंगे, तो क्या होगा? तुमसे तो बहुत कम रेट पर माल खरीदा गया, लेकिन जो तंबाकू खाता उसे तो तंबाकू चाहिए ही चाहिए, तो उसको महंगे रेट पर बेचना शुरू कर दिया। ये था क्या? व्यापार समिति या सोसाइटी फॉर ट्रेड। कब स्थापित हुई थी? 10 अगस्त वर्ष 1765 को। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्लियर है कॉन्सेप्ट। उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी क्लियर है। इसी संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार मिला और कंपनी धीरे धीरे अमीर होती चली गई। फिर द्वैध शासन भी क्लियर हो गया होगा। जहां पैसा खर्च होना, मतलब कानून और व्यवस्था से संबंधित अधिकार किसके पास रहे? नवाब के पास। और जहां से पैसा आना है, अर्थात राजस्व और वित्त संबंधी अधिकार क्लाइव ने अपने पास रखे। ठीक है, व्यापार समिति की स्थापना करी और कौन से 3 व्यापार पर एकाधिकार कर लिया? तंबाकू, नमक और सुपारी के। ठीक है, और आय का हिस्सा किसको देने लगे? कर्मचारियों को, ताकि कर्मचारी सीरियसली अपने काम को ले। क्लियर हुआ अच्छे से? फिर क्लाइव के समय उन्हीं के कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया था। कब? 1766 को। अंग्रेजी कर्मचारी कैसे होते थे? गोरे चिट्टे। उन्हीं ने ही विद्रोह कर दिया था, इसलिए इतिहास में ये विद्रोह कहलाया क्या? श्वेत विद्रोह। क्यों? क्योंकि समझना, क्लाइव ने बहुत से सैनिक सुधार किए थे। युद्ध काल में मिलने वाले दोहरे भत्ते को बंद कर दिया था। दोहरा भत्ता किस टाइप का बेटा? तो समझना, जैसे कंपनी की सेना का युद्ध हुआ पड़ोसी रियासत से, तो कंपनी के सैनिकों को एक तो अपनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा कि बंगाल का जो नवाब है, बंगाल के नवाब से भी इन्हें पैसा मिलेगा, क्योंकि ये सैनिक किसकी ओर से लड़ रहे थे? बंगाल के नवाब की ओर से लड़ रहे थे। और कहां के थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, तो सैलरी तो मिल ही रही थी और साथ ही साथ नवाब से भी इनको पैसा मिलता था, इसलिए इनको क्या मिलते थे? दोहरे भत्ते। इसको बंद कर दिया किसने? क्लाइव ने। जनवरी 1766 से ये भत्ता केवल उन सैनिकों को दिया जाना तय हुआ जो बंगाल बिहार की सीमा के बाहर कार्यरत हो। ठीक है, ऐसे सैनिक जो कार्यरत है कहां पर? बंगाल और बिहार में, उनको दोहरा भत्ता नहीं मिलेगा।
जो बंगाल और बिहार से बाहर है उन्हें सैलरी और नवाब का पैसा दोनों दिया जाएगा। तो ऐसे सैनिक जो बंगाल और बिहार में कार्यरत है वो लोग तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, हमारा क्यों बंद कर रहे हो, ठीक है। असंतोष फैला, मुंगेर व इलाहाबाद स्थित अंग्रेजी अधिकारियों ने विद्रोह कर दिया और यही विद्रोह इतिहास में कहलाया क्या, श्वेत विद्रोह, और क्लाइव ने इसे सख्ती से दबा दिया, ठीक है। तो याद रखना ये श्वेत विद्रोह की जो घटना है कहां के सैनिकों ने की, मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था। क्यों किया था, क्योंकि क्लाइव ने सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते को समाप्त करवा दिया था। क्लियर हुआ बेटा इतना। अब क्लाइव का जन्म कब का है, 1725 में इंग्लैंड में। प्रारंभिक कार्य क्या किया, 1742 में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क बना। उपाधि क्या है इसकी, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है कौन, क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1760 तक रहा, कौन से युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, और 1765 से 1767 तक फिर से आ गया, कौन से युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। प्रथम कालखंड की प्रमुख घटना क्या है, अर्काट का घेरा, जिससे किसको पराजित किया गया, फ्रांसीसियों को। प्लासी का युद्ध, कहां पर हुकूमत स्थापित कर ली, बंगाल में। मीर जाफर नवाब बना, कौन हारा, सिराजुद्दौला। फिर बेदारा के युद्ध में, ये गलत लिखा है, बेदारा है, इतना तो समझ गए होंगे ना आप। बेदारा के युद्ध में कौन पराजित हुए, डच। द्वितीय कालखंड की घटना बक्सर का युद्ध, कब, 1764 में। फिर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, किससे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता था कपिल, यहां पर खर्चा होना था, मतलब कानून और व्यवस्था, ये अधिकार किसको मिले, नवाब को। जहां से लक्ष्मी आनी थी, राजस्व और वित्त, ये अधिकार किसको मिले, कंपनी को। ये कहलाया क्या, द्वैध शासन। फिर इस द्वैध शासन को समाप्त किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किस कानून के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अब द्वैध शासन प्रणाली कब से कब तक लगी, 1765 से 1772 तक, ठीक है। दीवानी अधिकार किसको मिले, कंपनी को, और निजामत के अधिकार किसको मिले, नवाब को। व्यापार समिति की स्थापना करी इसने, जिसमें कितने कार्यों पर पूर्ण अधिकार कर लिया, 3 व्यापार पर, पहला नमक, दूसरा, तीसरा। तो 10 अगस्त 1765 को नमक, सुपारी और तंबाकू पर एक अधिकार किया। श्वेत विद्रोह हुआ कब, 1766 में। क्यों, क्योंकि सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता यहां समाप्त कर दिया गया था। दोहरे भत्ते की समाप्ति, तो मुंगेर और इलाहाबाद के अंग्रेज अधिकारियों का विद्रोह हुआ और क्लाइव ने इसे दबा दिया। तो इतना याद हो गया बेटा अच्छे से क्लाइव के बारे में, अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो सब याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब क्लाइव के बारे में तो आपने पढ़ लिया, कितने कार्यकाल हो रहे हैं इसके, 2, 1757 से 1760 और 1765 से 1767, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर, उसके बाद बक्सर विजय के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना। राजस्व सुधार के नियम अपनाए, द्वैध शासन इसने लागू किया। पर्सिवल स्पीयर जो एक महान इतिहासकार हैं, इन्होंने क्लाइव को उपाधि दी थी कौन सी, भविष्य का अग्रदूत, क्योंकि अंग्रेजी शासन की पूरी नींव किसने रखी है, क्लाइव ने, इसलिए उसको कहा गया क्या, भविष्य का अग्रदूत। इंग्लैंड जाकर क्लाइव ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। क्यों कर ली थी, ऐसा कहीं किताबों में लिखा नहीं गया है, फिर भी जो साहित्यिक किताबें आती हैं
उसमें ऐसा लिखा गया है कि इसको हेलुसिनेशंस होते थे। हेलुसिनेशंस मतलब कुछ कुछ दिखता था उसके लिए। जो भी इसने उत्पाद मचाया था भारत में, कितने लोगों के साथ जालसाजी करी, कितने लोगों के साथ उनके हक को मारकर अपनी जेबें भरी, तो कहीं ना कहीं वो दंश जो है उसको कहीं कचोटता था। और जब कहना चाहिए खाली बैठकर उसने इस विषय में सोचा होगा कि मैंने कार्य के नाम पर कितना ज्यादा करप्शन नहीं बोल सकते, करप्शन से भी बड़ी चीज है, अत्याचार भी कह सकते हैं, और दूसरों को फंसाया, दूसरों का हक, गरीबों का हक मार के अपनी जेबें भरी, उसको चीजें दिखने लगी थी। पछतावा जब होता है दूसरों के, और ये पछतावा हमेशा कब होता है? बुढ़ापे में जाकर, ठीक है। तो इसलिए अंततः इसने आत्महत्या कर ली थी। फिर क्लाइव जैसे ही भारत छोड़कर गया था पहले कार्यकाल में 1760 में, तो आ गया था कौन? हॉलवेल। क्लाइव के स्थान पर कौन आ गया था बेटा? हॉलवेल। ये एक स्थानापन्न गवर्नर था, मतलब वो नहीं थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है, तो ये कैसा रहा? एक स्थानापन्न गवर्नर था। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसी के कार्यकाल की प्रमुख घटना है। कौन सी? ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। क्या किया था? सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 23 सैनिक ही बस बचे थे, ठीक है। अब ये घटना सिराजुद्दौला के अनुसार कभी हुई ही नहीं है, ठीक है। और यही जो कालकोठरी की घटना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी है, इसी ने आधार बना दिया था बक्सर के युद्ध का। इसी ने रूपरेखा रच दी थी बक्सर के युद्ध की। फिर हॉलवेल के बाद आया कौन? बेंसीटाट। तो बेंसीटाट जब बंगाल का गवर्नर था उसी समय हुआ था कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। और इस सब बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था कौन? हेनरी बेंसीटाट। फिर बेंसीटाट के स्थान पर कौन आ गया? हैरी वेरीलस्ट। तो द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर था कौन? वेरीलस्ट, ठीक है। फिर आया कौन? जॉन कर्टियर। तो 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा। किसके समय? कर्टियर के समय। कब आया बेटा ये? 1770 में। फिर कर्टियर के बाद कौन आ गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कहलाया कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति भी किसके समय हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। और इसी के समय कौन सा कानून लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके अंतर्गत ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हमें इसी के बारे में पढ़ना है। किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की यदि हम बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। हमने इस लेक्चर की शुरुआत में आपको डिफरेंस बताए थे। बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच में फर्क ये था कि जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो सिर्फ निर्णय ले सकता था बंगाल के विषय में, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां भी कर दी गई थी, ठीक है। तो अब वो निर्णय ले सकता था बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के विषय। समझ रहे हो बात के लिए? इसलिए ये बंगाल के गवर्नर से कन्वर्ट हो गया किसमें? बंगाल के गवर्नर जनरल में। किस कानून के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। कब का? 1773 में। समझ गए ना? क्लाइव था गवर्नर और ये है गवर्नर जनरल। 1772 में इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और 1773 में कौन सा कानून आया? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत इसे गवर्नर जनरल की उपाधि प्रदान की गई। की उपाधि मिल गई।
गवर्नर जनरल की। और दोनों में फर्क क्या है? गवर्नर सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था कहां पर? बंगाल के लिए, और गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियां भी शामिल हो गई। अंग्रेजी राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में हेस्टिंग्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसकी बेटा? हेस्टिंग्स की। काय में? अंग्रेजी राज्य के विस्तार और उसके सुदृढ़ीकरण में। अब हेस्टिंग्स ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं? तो सबसे पहले क्लाइव ने क्या चालू किया था? द्वैध शासन। उस द्वैध शासन को समाप्त किया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल बिहार के नायब सूबेदार को दीवानी कार्य से मुक्त कर दिया। ठीक है। मोहम्मद रजा खान और राजा शिताब राय, ठीक है, ये नायब सूबेदार हुआ करते थे, एक बंगाल का और एक बिहार का। तो द्वैध शासन ही समाप्त कर दिया इसने, तो उन सभी को इन दीवानी कार्यों से मुक्त कर दिया। जो राजकोष था, राजकोष मतलब जो भी पैसा अंग्रेजों को मिलता था वो राजकोष में जमा होता था। तो उस राजकोष को मुर्शिदाबाद से हटाया और कहां लेकर आ गया? कलकत्ता में। पहले अंग्रेज कहां बसे हुए थे? कलकत्ता में, लेकिन उनका राजकोष कहां था? मुर्शिदाबाद में। तो अधिक सैनिकों की जरूरत होती थी राजकोष की सुरक्षा के लिए, और ये पूरा इलाका लुटेरों का था। किसी स्थान से, मुर्शिदाबाद से जब पैसा किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तो रास्ते में लूट लिया करते थे। इसलिए बहुत दिमाग का काम किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और क्या किया? जो सरकारी खजाना है उसको अपनी राजधानी में ही ट्रांसफर कराया। कहां से कहां? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में ही सभी सैनिक है, कलकत्ता में ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वहां पर ज्यादा सुरक्षित रहेगा खजाना। समझ रहे हो बात के लिए? और इसने रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की। रेवेन्यू बोर्ड क्या होते हैं? छोटे छोटे से इलाके इसने स्थापित कर दिए, जैसे ये कहलाएगा तहसील, ठीक है, उसके नीचे ब्लॉक होगा, उसके ऊपर जिला होगा। ये संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव, ये क्या है? एक प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड्स हैं कि नहीं? इन रेवेन्यू बोर्ड्स की स्थापना किसने करी थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर व्यापार सुधार भी किए वॉरेन हेस्टिंग्स ने बहुत सारे। किस प्रकार के व्यापार सुधार किए? तो बेटा समझना, इसने दस्तक प्रथा या फ्री पास को समाप्त कर दिया। क्या होता था कि अलग अलग जिलों से व्यापारी कलकत्ता आते थे, वहां से सामान खरीदते थे और अपने अपने जिलों में जाकर उसको बेचते थे। फ्री पास था उनके लिए, ये इसने समाप्त कर दिया। अगर व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ रहे हैं और जा रहे हैं तो उनको टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स समझ गए? क्या क्या देना होगा? चुंगी कर। एक राज्य की सीमा पर अंग्रेज अधिकारी खड़े रहेंगे और वहां पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। गुमाश्तों को हटाया और स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन दिया। कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति करी। एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जो व्यापारियों को बताता था कि व्यापार कैसे करना है। यहां पर पैसा लगाओ तो इतने गुने का मुनाफा होगा, वहां पैसा लगाओ तो इतना मुनाफा होगा। ऐसा पद इसने नियुक्त किया, वो जो कहलाया क्या? कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यूरोपीय और भारतीय व्यापारियों को समान अधिकार दिए किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। मतलब जितना कर यूरोपीय व्यापारी दे रहा था उतना ही कर भारतीय व्यापारी भी देगा। जो सुविधा यूरोपीय व्यापारियों को मुहैया कराई जाएंगी वही सुविधाएं भारतीय व्यापारियों को भी दी जाएंगी। ददनी प्रथा समाप्त की और कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना की। ददनी प्रथा क्या होती है? अभी बताया था जब अपन ने विद्रोह पढ़े थे। अग्रिम दे देते हैं। अग्रिम क्या होता है? जैसे हमें किसी किसान से नील उगवाना है, ठीक है, तो हम उसको एडवांस दे देंगे और वो मजबूर हो जाएगा नील उगाने के लिए, क्योंकि उसको पैसों की आवश्यकता है। इस प्रथा को पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और उसके स्थान पर एक सरकारी टकसाल की स्थापना करी जहां पर सिक्के ढाले जाते थे। और कहां पर बनी ये टकसाल? कलकत्ता में ही ये सरकारी टकसाल स्थापित करी किसने?
वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ इतना? फिर राजस्व से संबंधित भी बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। राजस्व सुधार हेतु इसने एक समिति का गठन किया, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर का पद बनाया। तो जो कलेक्टरी पद है ना, ये कलेक्टरी पद का सृजन किसने किया है? स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा इस पद का सृजन हुआ है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर का काम ही क्या है? जो भी कहना चाहिए भूमि है, उस भूमि पर प्रॉपर टैक्स आ रहा है कि नहीं, वो टैक्स कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता था, इसलिए कहलाया क्या? कलेक्टर। तो कलेक्टर का पद भी किसके समय सृजित हुआ है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और आज भी हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग कर रहे हैं। मालगुजारी वसूलने की नई व्यवस्था इसने शुरू करी। मालगुजारी क्या है? कर। तो कर वसूलने की एक नए प्रकार की व्यवस्था भी शुरू करी किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हुआ बेटा इतना? ठीक है, तो प्रशासनिक सुधार क्लियर वॉरेन हेस्टिंग्स के, व्यापारिक सुधार और राजस्व सुधार ये भी क्लियर हो गए होंगे। अब ऐसा ही नहीं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने सारे कार्य बहुत अच्छे किए हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो उसके अनैतिक माने जाते हैं आज भी। ठीक है, जैसे न्यायिक सुधार की यदि बात करें, न्यायिक सुधार अनैतिक नहीं था, बाकी अपन आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से सुधार उसके अनैतिक थे। भारत में न्यायिक सेवा का जनक कहलाता है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। क्यों? क्योंकि इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में जितने भी जिले हैं उसमें एक दीवानी न्यायालय होगा और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। पहले क्या था, न्यायालय सिर्फ कहां हुआ करता था? कलकत्ता में। लेकिन उस न्यायिक व्यवस्था को इंटीरियर इलाकों में प्रत्येक जिले तक पहुंचाया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो भैया अकेले संस्था स्थापित करने से तो चलेगा नहीं, आपको जजेस भी तो चाहिए, आपको वकील भी तो चाहिए। तो जज भी नियुक्त हुए और वकील भी नियुक्त हुए। ठीक है, तो कौन सी व्यवस्था शुरू हुई? न्यायिक व्यवस्था शुरू हुई। तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक माना गया है किसे? वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी किसके समय की घटना है? वॉरेन हेस्टिंग्स की, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे कौन? एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लिम्बर्टन नहीं, लैमिस्टर है ये, चैम्बर, लैमिस्टर और हाइड। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से हो गए? चैम्बर्स, लैमिस्टर और हाइड। इसी के साथ एक हिंदू कोड का भी संकलन कराया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब ये हिंदू कोड क्या होता है भाई? न्याय दिया जा रहा था अंग्रेजी नियम और कानून के अनुसार, जबकि हमारी संस्कृति तो बिल्कुल अलग थी। तो भारतीयों की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या प्रथाएं हैं, उन पर आप एकदम से अंग्रेजी नियम और कानून तो थोप नहीं सकते कि थोप दोगे, नहीं थोप पाओगे ना। तो भारतीयों के क्या रीति रिवाज है, उसके अनुसार न्यायिक व्यवस्था को परिवर्तित करवाया गया। उसको कहा जाता है क्या? हिंदू कोड। तो हिंदू कोड का संकलन कराया किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, अब उसके द्वारा कौन कौन से अनैतिक कार्य किए गए? तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम है नंद कुमार। इस नंद कुमार को 1775 में जबरन फांसी दिलवा दी थी किसने? किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो नंद कुमार एक प्रभावशाली बंगाली ब्राह्मण था। इसने आरोप लगाया कि हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम से 3 लाख रुपए लिए और उसे नवाब का संरक्षक बना दिया। किसका संरक्षक बना दिया? नवाब का। किसको? मुन्नी बेगम को। कितने रुपए लेकर? 3 लाख। ऐसा आरोप लगाया किसने? नंद कुमार ने। तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहते, आप जितने बड़े पद पर पहुंचोगे उतने ज्यादा आरोपों को आपको झेलना पड़ेगा। नंद कुमार पर मुकदमा चलाया गया और जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन? एलिजा इम्पे। वे मित्र थे किसके? वॉरेन हेस्टिंग्स के। और एलिजा इम्पे ने आदेश दिया कि 5 अगस्त 1775 को नंद कुमार को फांसी दे दी जाए।
ठीक है। तो इस सात गांठ से इसका मतलब क्या है, पैसा लिया होगा किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसे न्याय की हत्या कहा गया। ये जो नंद कुमार की फांसी की घटना है इसको क्या बोला गया है, न्याय की हत्या। फिर चैत सिंह प्रकरण, ये भी 1775 का था। काशी के राजा थे कौन, चैत सिंह। काशी मतलब कौन सा क्षेत्र, बनारस। तो काशी के राजा थे कौन, चैत सिंह। और चैत सिंह से बहुत अधिक धन की मांग करी किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्योंकि बनारस रियासत भी बनारस की संधि के तहत किसके अधीन आ गई थी, अंग्रेजों के। चैत सिंह सिर्फ नाम के लिए शासक बचे थे। अब औकात से बाहर जाकर पैसों की मांग करी किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। चैत सिंह इतना पैसा देने के लिए सक्षम नहीं थे, तो चैत सिंह भाग गए। कहां भागे, ग्वालियर चले गए। ठीक है। और इस कार्य को अन्यायपूर्ण व बुद्धिमत्ता से हीन कहा गया। ठीक है। वो लड़े ही नहीं, क्योंकि लड़ ही नहीं सकते थे इन लोगों से, इसलिए उन्होंने अपनी रियासत ही छोड़ दी और बनारस पर फिर अधिकार कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। अवध की बेगम है। ठीक है। तो अवध का जो नवाब था कौन, आसफुद्दौला। इसके पास कर्जा था कितने का, 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए वसूलना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, किससे, अवध के नवाब आसफुद्दौला से। आसफुद्दौला इतना बेवकूफ आदमी था, इतना बेवकूफ आदमी था कि उसने बोला कि हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, लेकिन बेगमों के पास है, तो अपन दोनों मिलकर बेगमों से वसूल लें। सोचो, तुम्हारी ही महिलाएं हैं, उन्हीं से तुम जन्मे हो। ठीक है। और अपनी ही महिलाओं को किसके अधीन कर दिया तुमने, अंग्रेजों के। ऋण वसूली के लिए अवध की बेगम है कौन कौन सी, बहू बेगम और दादी बुरी बेगम की संपत्ति जब्त कर ली। और बेगमों के पास पैसा है, ये बात किसने लीक कर दी, स्वयं नवाब ने लीक कर दी। हेस्टिंग्स की इस नीति की भी कड़ी आलोचना की गई, जो दुर्व्यवहार इसने किया किसके साथ, अवध की बेगमों के साथ। और उनका पूरे हरम में उनके जो पैसा था पूरा ले गया कौन, हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग्स के इन कार्यों के कारण ही उस पर मुकदमा भी चलाया गया था जब ये इंग्लैंड वापस लौटा था। याद रखना, क्लाइव पर नहीं चलाया गया था, इस पर चलाया गया था, हेस्टिंग्स पर। अब अन्य कार्य क्या क्या थे इसके, तो इसी के समय हुआ था रोहिला युद्ध। कब का, 1774 का। अवध के नवाब की सहायता से रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया था किसने, हेस्टिंग्स ने। क्योंकि अवध वाला पूरा क्षेत्र, अवध और उसके पश्चिम में जो इलाका आता है वो कहलाता था क्या, रोहिलखंड। तो इस रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया था किसने, हेस्टिंग्स ने। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। कब, 1784 में, नहीं 1774 में। 1774 में स्थापना हुई थी, 84 से वर्किंग चालू हुई थी। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। किसके सहयोग से हुई थी, विलियम जोन्स के सहयोग से। करती क्या थी ये एशियाटिक सोसाइटी, जितने भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं उन सभी प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद किया करती थी। और इसी सोसाइटी के माध्यम से भारत के जितने भी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें लिखे हुए जो भी बातें हैं वो कहाँ तक पहुंची थी, इंग्लैंड तक। ठीक है। फिर इस पर महाभियोग भी लगाया गया। कैसे, इंग्लैंड लौटने के बाद हेस्टिंग्स पर एडमंड बर्क व अन्य नेताओं द्वारा महाभियोग लगाया गया। यह मुकदमा 7 वर्षों तक चला। कब तक, 1788 से 1795 तक। अंततः वह निर्दोष घोषित हुआ। कौन कौन, हेस्टिंग्स। लेकिन 7 वर्षों तक उस पर मुकदमा चलता रहा। अब 1772 की यदि बात करें तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को इसने समाप्त किया। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कब, 1773 में।
पहले पंचवर्षीय फिर 1 वर्षीय बंदोबस्त व्यवस्था हुई और कलकत्ता में टकसाल की स्थापना करी और बनारस की भी संधि। 1775 की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, पुरंदर की संधि हुई और नंद कुमार को मृत्युदंड मिला कब? 1775 में। 1780 की बात करें तो आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध भी किसके काल की घटना है? वॉरेन हेस्टिंग्स के। 1782 में सालबाई की संधि व हैदर अली की मृत्यु हुई। 1784 में मंगलौर की संधि तथा पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ठीक है। फिर जैसे ही वॉरेन हेस्टिंग्स भारत से जाता है वैसे ही कुछ समय के लिए कौन आ जाते हैं? सर जॉन मैकफरसन। स्थानापन्न गवर्नर रहे कि गवर्नर का पद खाली ना बचे, इसलिए उसके स्थान पर कौन आ गए? सर जॉन मैकफरसन। ठीक है, 1785 से 1786। फिर 1786 में कौन आ जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 1786 से 1793 तक रहे कौन? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने भारत में इस शर्त पर आना स्वीकार किया कि वह गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत के प्रधान सेनापति भी रहेंगे, नहीं तो ये भारत आ ही नहीं रहे थे। गवर्नर जनरल का जो पद है वो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होगा, जबकि सेनापति का जो पद है वो सैनिक कार्यों से संबंधित होगा। तो इन्होंने शर्त रखी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के इस टाइम पर कि गवर्नर जनरल का पद हम तभी स्वीकार करेंगे जब हमको सैनिक शक्तियां भी प्राप्त होंगी। तो कंपनी ने कहा कि इससे अच्छी बात क्या है, एक ही व्यक्ति दो दो कार्य कर रहा है। इसलिए 1786 में ब्रिटेन की संसद ने एक कानून पारित किया और गवर्नर जनरल और सेनापति पद को एक कर दिया तथा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में काउंसिल के बहुमत की अपेक्षा करने का भी अधिकार मिला। मतलब सीधी सी बात है, कॉर्नवालिस क्या बनना चाहता था? डिक्टेटर। क्योंकि निर्णय कैसे लिए जाते थे? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के जो सदस्य वे बहुमत से निर्णय लेते थे, लेकिन कॉर्नवालिस प्रधान सेनापति भी बना और उसने ये अधिकार भी ले लिया कि विशेष परिस्थितियों में हम परिषद के निर्णय को कैंसिल करके अपने स्वयं के निर्णय भी लागू कर सकते हैं। इस प्रकार कॉर्नवालिस भारत में एक शक्तिशाली शासक के रूप में आया। ठीक है। अब उसने क्या क्या कार्य किए? तो सबसे पहले व्यापार से संबंधित उसने बहुत से सुधार किए, जैसे जुलाहे व अन्य कारीगर केवल उतना माल ही कंपनी को देंगे जितने की उन्हें पेशगी दी गई है। मतलब जितना पैसा उन्हें दिया गया है उतना ही माल ये कंपनी को देंगे। कंपनी के नौकरों को माल के ठेके देने की प्रथा समाप्त कर दी गई। क्या होता था? कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो इतने सालों से कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनको इतना तो पता चल गया था कि व्यापार कैसे किया जाता है, तो वे कर्मचारी निजी व्यापार करने लगे थे, खुद से ठेका ले लेते थे सप्लाई करने का। वो सब बंद कर दिया किसने? कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस के पास और कौन से अधिकार थे? सैनिक अधिकार। तो आप उसके अगेंस्ट में जा नहीं सकते, नहीं तो वो गोली मरवा देगा। सैनिक अधिकार भी किसके पास है? कॉर्नवालिस के पास। फिर न्याय संबंधी सुधार की, हालांकि न्यायिक व्यवस्था का जनक कौन जाना जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। लेकिन कुछ न्यायिक सुधार कॉर्नवालिस ने भी किए, जैसे निजामत अदालत को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया। 4 प्रांतीय अदालतों की स्थापना करी, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए। जिलों में दीवानी अदालतों की स्थापना की। रेवेन्यू कोर्ट भंग कर जिलों में रेवेन्यू अदालतें इसने स्थापित की। सभी कानूनों का संकलन करके एक कोड बनाया, जिसे क्या कहा गया? कॉर्नवालिस कोड। जितने भी कानून थे वो सारे कानूनों को संकलित करके उसने एक कोड बनाया, जो क्या कहलाया? कॉर्नवालिस कोड। इसमें कर एवं न्याय प्रशासन को पृथक किया गया। ठीक है। कर संबंधी अधिकार अलग होंगे और न्याय संबंधी अधिकार अलग होंगे। पहले एक ही व्यक्ति के पास दोनों अधिकार होते थे, कर से संबंधित भी और न्याय से संबंधित भी, लेकिन अब ये अधिकार अलग अलग कर दिए गए।
शासन संबंधी सुधार भी किया कॉर्नवालिस ने। पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर करने के नियम लागू कर दिए। और योग्यता के आधार पर करने के नियम लागू करने का तात्पर्य क्या है कि इसने प्रतियोगिता आयोजित करानी शुरू कर दी। इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है। इसी प्रकार जमींदारों से पुलिस कार्य छीनकर प्रत्येक 32 किलोमीटर पर एक थाना स्थापित किया। हर 32 किलोमीटर तक पुलिस चौकी होगी। पहले उस क्षेत्र का जो जमींदार हुआ करता था उसी के पास अधिकार होता था काय का, पुलिस के सभी कार्य करने का। इसलिए कॉर्नवालिस ही कहलाता है भारत में पुलिस सेवा का जनक। ठीक है, भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त करना बंद कर दिया किसने? कॉर्नवालिस ने। मतलब भारतीय ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार तक ही बन सकते थे। उसके नीचे के पद भारतीयों के पास रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर के पद किसके पास होंगे? अंग्रेजों के पास। भूमि सुधार से संबंधित भी बहुत से कार्य किए। 1793 में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। किसने? कॉर्नवालिस ने। भूमि जमींदारों को स्थायी रूप से दे दी गई। किसको दे दी गई? जमींदारों को। ये भूमि तुम्हारी ही है, बस तुम्हें तो फिक्स रूप से हमको इतना राजस्व लाकर देना। वो कहलाया क्या? स्थायी बंदोबस्त। इसी स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी भूमि कर प्रथा भी कहा गया। इसे ही क्या कहा गया? इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी भूमि कर प्रथा कहा गया। अन्य प्रमुख सुधार की बात करें तो 1789 में दास व्यापार और दासों के निर्यात पर इसने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, जो दास का व्यापार होता था भारत में व्यापक रूप से, हर बड़ा बड़ा जो सेठ है वो अपना कोई ना कोई दास रखा करता था। ठीक है, और उससे बिना पैसे दिए कार्य कराए जाते थे। मुगलों क्या, प्राचीन भारत से चल रहा है दास प्रथा तो भारत में। ठीक है, तो दास व्यापार और दासों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया किसने? कॉर्नवालिस ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच भी इसी के शासनकाल में हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुए थे और अंततः श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी। ठीक है, किसके काल की घटना है ये? कॉर्नवालिस के। कॉर्नवालिस के बाद आया कौन? सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर जाना जाता है अपनी अहस्तक्षेप की नीति के लिए। मतलब जैसे क्लाइव हो गया, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया और कॉर्नवालिस हो गया, इन्होंने क्या किया है? देशी राजा महाराजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। सर जॉन शोर ने कौन सी नीति अपनाई थी? अहस्तक्षेप की नीति। सर जॉन शोर का प्रमुख कार्यकाल अहस्तक्षेप नीति के लिए प्रसिद्ध रहा। इस नीति के अंतर्गत उसने अफगानिस्तान, मराठे और हैदराबाद के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। कौन कौन से 3 इलाके हैं? अफगानिस्तान, मराठे और हैदराबाद। ये जो भी मामले थे उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। राजपूत राज्यों से भी अपनी सेना हटा ली। राजस्थान के जो राजपूत थे उनके राज्यों से भी इसने अपनी सेना हटा ली। इसने फ्री रहने दिया किसे? देशी राजा और रजवाड़ों के लिए। फिर अहमद शाह अब्दाली के पोते का आक्रमण हुआ किसके समय? सर जॉन शोर के समय। तो अहमद शाह अब्दाली के पोते जमान शाह ने भारत पर इसी के शासनकाल में आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? सर जॉन शोर। खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में। यह युद्ध मराठों और हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। किसमें? मराठों ने किसको पराजित किया? हैदराबाद के निजाम को। किस युद्ध में? खुर्दा के युद्ध में। फिर हस्तक्षेप केवल इसने अवध में किया। बाकी सारे बड़े राज्यों में कौन सी नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की। लेकिन अवध की वैल्यू इतनी कम हो चुकी थी कि वहां पर हस्तक्षेप करना इसने सही समझा। ठीक है, तो माना जाता है कि सर जॉन शोर ने केवल अवध के मामले में ही हस्तक्षेप किया था। क्लियर है? जबकि कौन से 3 इलाके थे? अफगानिस्तान, मराठे और हैदराबाद।
इन मामलों में उसने कौन सी नीति अपनाई थी? हस्तक्षेप की नीति। तो देखो आज अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद कॉर्नवेलिस, उसके बाद सर जॉन शोर। ठीक है, इतना याद कर लोगे आप लोग आज के आज? कर लोगे कि नहीं? और क्लाइव और हेस्टिंग्स के बीच के अन्य प्रमुख जो गवर्नर थे वो भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इतना याद करके करो आप लोग। ठीक है, ये हम आपको सेंड कर रहे हैं।